हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपकी लाली वर्मा मैडम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हैं। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे और वीडियो देखने बैठ गए होंगे पूरी रोचकता के साथ, पूरी रुचि के साथ, है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% मींस 100% फ्री प्रोवाइड करता है। और ना केवल स्कूल एजुकेशन ही बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री ही प्राप्त होते हैं, जिसमें हम किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करते हैं। कभी भी किसी तरह के चार्ज की हम बात नहीं करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपका जिस भी विषय का वीडियो रिलीज हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सही समय पर उसका लाभ उठा सके। और प्रतियोगी परीक्षाएं भी आपको एब्सोल्युटली फ्री ही प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे एनटीएससी जो आप 10th में आ जाएंगे तब देंगे, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री। यदि मैं कहूं कि ऑल इन वन इन मैग्नेट ब्रेन्स तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो सच है वही आपके सामने है। ठीक है, तो यहां पर मैं बस इतना ही कहूंगी कि ध्यानपूर्वक बस आप वीडियोस देखो, ताकि आप जिस तरह की क्वालिटी एजुकेशन की इच्छा रखते हो, जो कि यदि हम यहां वहां कहीं जाएंगे तो फीस के कारण हमें थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा और अपने कदमों को पीछे करना पड़ेगा। यहां पर फीस की चिंता बिल्कुल छोड़िए, अब हो जाइए चिंता मुक्त, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है एकदम मुफ्त। ठीक है, बने रहो हमारे साथ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 का पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और इस वीडियो में हम अपनी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ लेकर मैं आई हूं। नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। एक निबंध है, उसी का ये अंश है। लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस पाठ में हम जानेंगे कि नालंदा जो है वो क्या है। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ। क्या आपने नालंदा का नाम सुना है? क्या है नालंदा? क्यों उस एक नालंदा जो स्थान है उस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक निबंध की रचना कर दी? क्या खास है? क्यों वो सबसे अलग है? क्यों वो सबसे उच्च है? यही सब जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए बहुत ध्यान से आपको वीडियो देखना है, सुनना है, समझना है, क्योंकि ना केवल हम भाषा की बात करते हैं बल्कि भाषा में सभी विषयों का समावेश हो जाता है। नालंदा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें इतिहास की जानकारी है, भारत का पुरातन प्राचीन, ठीक है, ऐतिहासिक जानकारी हिंदी में मिल गई हमें। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था कहानी का प्लॉट, उसमें समाज की आर्थिक स्थिति और समाज की कुरीतियों का हमने पढ़ा। उसमें क्या था? समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी। मीन्स हमारी जो भाषा है ना, हिंदी भाषा, उसमें सभी विषयों का समावेश है। चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, कुछ भी हो, सब कुछ है इसमें। इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना होता है। जो भी आप सुन रहे होते हैं और जितना भी समय आप वीडियो देखने में देते हैं अपना, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कब? जबकि आप फुल ऑफ कंसंट्रेशन सुनेंगे। सो प्लीज बने रहना मेरे साथ स्टार्टिंग टू एंड, ताकि जो आप सुन रहे हैं वो समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले नालंदा के बारे में जानने से पहले हम चलते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ, जानकारी की तरफ, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उपलब्धियां क्या हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि तो आपको पता ही है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। उसके साथ ही और भी अनगिनत ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सादर नमन, हृदय से नमन करते हैं, स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी रचना, अपनी कलम, अपने विचारों से हमें एक नई दिशा प्रदान की। अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम की सहायता से उन्होंने संपूर्ण इतिहास की जानकारी को
सुगठित करके हिंदी साहित्य का हिस्सा बनाया। तो आइए जानते हैं उनके जीवन से संबंधित कुछ खास पहलुओं के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर सन 1884 को सारण जिला बिहार की जीरादेई गांव में हुआ। बिहार के ही, जी बिल्कुल। कब हुआ? 1884 में, 3 दिसंबर 1884 को। सारण जिला है ना? आप बताना, आप में से कौन कौन सारण जिला के हैं और क्या कोई जीरादेई गांव का भी है? बताना जरूर। सारण जिला बिहार की जीरादेई गांव में हुआ था उनका जन्म। इनके पिता महादेव सहाय फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। सोचिए, संस्कृत भाषा के भी अच्छे जानकार और साथ ही साथ फारसी भाषा के। वाह! मीन्स इनको पारिवारिक माहौल इतना अच्छा मिला कि इसका परिणाम हम देख सकते हैं। वे पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। इन दोनों विषयों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र प्रसाद को भी दी। यहां पर उनके पिता की बात हो रही है कि वे पहलवानी, कुश्ती वुश्ती जैसे दारा सिंह होते ना, और घुड़सवारी के भी बहुत शौकीन थे। तो इन दोनों विषयों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र को भी दी। सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ और वहां पर 8वें दर्जे में रखे गए, जो उस स्कूल के शिक्षा क्रम में सबसे नीचे का दर्जा था। वार्षिक परीक्षा में हुए प्रथम आए। स्कूल के प्राचार्य ने प्राप्त अंक से प्रसन्न होकर दोहरी प्रोन्नति दी। 1902 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। उसके बाद IA, BA और BL प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। सन 1981 में कलकत्ता के वकील दल में शामिल भी हो गए। ये जो आप देखिए, साहित्य, समाज, वकालत, सबसे वो एक के बाद एक से अपने आप का परिचय कराते गए। सन 1916 में जब पटना में एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ, तब वे वकालत करने के लिए पटना चले गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट रहा। मतलब राजनीति में भी उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। वे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष हुए। सबसे पहले वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष मनोनीत हुए। स्वाधीनता के बाद सन 1950 में भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए। पहले वे थे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष। उसके बाद उनकी जो काबिलियत, उनका जो हुनर, उनका जो संपूर्ण विकास, उसके माध्यम से ही उनको गणतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति मनोनीत किया गया। कलकत्ता में वे जब छात्र थे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, बंग भंग आंदोलन। इसकी प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। बंग भंग आंदोलन बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी की। क्या स्थापना की? बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए और उनके सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही। 28 फरवरी सन 1983 में उनका निधन हो गया। अब आप एक बात ध्यान से सुन लो, उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही, मतलब उन्होंने अपने कर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ा, तभी तो सफलता के चरम उत्कर्ष पर पहुंचे वे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी आपने सुना होगा कि अपने आप को एक शिक्षक ही मानते थे, जबकि वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। मिसाइल मैन की उपाधि भी उनको दी गई थी और शिक्षक का रूप उनको, मतलब वो शिक्षक के रूप में ही ये कहते थे कि मुझे एक शिक्षक के रूप में ही जाना जाए। और जब उनकी मृत्यु हुई थी, वो मतलब अपना स्पीच ही दे रहे थे मोटिवेशनल। तो ठीक इसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आजीवन उनकी लेखन के प्रति रुचि रही और अपना कार्य करते रहे। तो कभी भी कर्म से थकना नहीं है, थकना मना है, ठीक है? बस निरंतरता के साथ चलते जाना है, यही जीवन का मूल आधार है। जैसे नदियों का पानी बहता रहता है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, सूरज
उदय होता है, अस्त होता है, दिन रात अपने क्रम से होती है, सुबह शाम दोपहर सब कुछ प्रकृति का चक्र निरंतरता के साथ चलता रहता है। 24 घंटे बीतने के बाद फिर से नंबर 1 शुरू हो जाता है, फिर 24 घंटे मीन्स ये जो समय है वो चलता रहता है, कभी भी रुका नहीं है। तो फिर हमारे मन में ये भाव क्यों उत्पन्न हो जाते हैं कि बस अब नहीं करना, अब तो थक गए हैं, नौकरी करना भी क्या काम है, डेली जाओ डेली आओ। अरे भाई क्या काम है भाई, नौकरी करना भी डेली जाते हैं डेली आते हैं, अच्छे से आत्मसम्मान के साथ अपना कार्य करते हैं, मोटिवेशन होते हैं अपने आप में, अपने आप को प्रेरणा देते हैं। कर्म जो करता है वही सफलता प्राप्त करता है। सफलता का अर्थ ऐसा नहीं है कि बहुत सारा धन कमाना ही सफलता है, धन ही सफलता नहीं है, आप ये भी बात समझ लो। समाज में आपको सम्मान प्राप्त है, आपका आदर होता है, आपकी बात को वैल्यू दी जाती है, वो भी बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है, तो यहां पर हमें नित्य निरंतरता के साथ कर्म करते रहना चाहिए। बात करते हैं हम भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। आप देख सकते हैं कि यहां पर कुछ बौद्ध भिक्षु भी हैं, आप जूम करके देख सकते हैं कि क्या नालंदा के बारे में आपने पहले सुना है? कब, कहां, कैसे, कौन, किस तरह से इसका निर्माण किया गया? विदेशों से मतलब विदेशी लोग तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हमारे भारत में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर जो विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन पता नहीं समाज के बदलते विचारों ने भारत को अपनी ही उसमें थोड़ा सा पीछे कर दिया और ये जो पाश्चात्य संस्कृति है उसकी होड़ में हम भागने लगे। कहीं ना कहीं हम खुद को भारतीय संस्कृति से विमुख करने लगे। भारत के संस्कार, रीति रिवाज उनको पीछे छोड़कर हम अन्य संस्कृति या वेस्टर्न कल्चर की ओर अपने आप को जाने लगे। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा इतिहास बहुत स्ट्रांग है, हमारा इतिहास बहुत प्रेरणादायी है। इसको सुनना, इसका मतलब कहते हैं ना कि जब हम अपना सम्मान करते हैं तभी लोग हमारा सम्मान करते हैं। हमारा सम्मान हमसे शुरू होता है। इसी तरह से जो हम हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा देश है, उस पर गर्व करना है। उस पर गर्व तब कर पाएंगे हम जबकि हम अपने कर्म को सही से कर पाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कितने अच्छे तरीके से नालंदा के बारे में यहां जानकारी दी है। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित निबंध है, जिसमें उसके गौरवशाली अतीत को प्रकट किया गया है। नालंदा ज्ञान के क्षेत्र में एशिया महाद्वीप में अद्वितीय था। एशिया महाद्वीप तो समझते हो ना, हाँ, जिसमें बिल्कुल, तो यहां पर अद्वितीय मीन्स इसकी तरह कुछ और कोई था ही नहीं। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना, बुद्धि का केंद्र बना। लगभग 600 वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक, सोचो आप। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर से नालंदा 7 मील उत्तर की ओर बसा है। इसका डिटेल दिया है पूरा कि कब कहां है स्थित। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और महावीर के समय तक जाता है। भगवान बुद्ध के बारे में आपको पता होगा और याद है, पढ़ा है कभी कि भगवान बुद्ध जो बुद्ध थे, उनके नाम के आगे भगवान क्यों लगा? वो भी एक व्यक्ति ही थे। तो व्यक्ति के कर्म उसे महान और भगवान सब कुछ बना देते हैं। हम बताएंगे आपको महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध के बारे में। यहां देश विदेश के कई छात्र उस समय शिक्षा ग्रहण के उद्देश्य से आते थे। विश्व भर में प्रसिद्ध नालंदा, जहां विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे शिक्षा ग्रहण करने भारत। उनमें चीन से फाहियान और युआन चांग नामक यात्री आए थे। 7वीं सदी में हर्षवर्धन के काल में नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। नालंदा का शिक्षाक्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। उसे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते थे। दैनिक जीवन समझते हो आप, प्रैक्टिकल लाइफ। ना केवल किताबी ज्ञान ही उनको प्रोवाइड किया जाता था, बल्कि नित्य प्रतिदिन जो दैनिक जीवन है उससे संबंधित भी
उनके मन और मस्तिष्क में एक अमिट छाप छोड़ी जाती थी। क्योंकि एक बात और सुनो ध्यान से कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करने से ही हम समाज में रहने योग्य नहीं बन जाते हैं। समाज में जो सिचुएशंस आती हैं उसमें किताबी ज्ञान पढ़ पढ़ कर हम उसमें उत्तर नहीं देंगे। वो हमें जब पता चलेगा हम जब अनुभव के आधार पर अनुभवी व्यक्तियों से उनके विचारों को जानेंगे। तो यहां पर नालंदा विद्यालय में, विश्वविद्यालय में न केवल किताबी ज्ञान बल्कि दैनिक या प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड भी जानकारी प्रदान की जाती थी, जिससे अधिकतर विद्यार्थी सफलता प्राप्त करते ही थे। उस समय के तात्कालीन विद्वानों में योग शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान शीलभद्र माने जाते थे। कौन माने जाते थे? सबसे बड़े विद्वान शीलभद्र। ठीक। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था। साहित्य भी था, धर्म भी था और कला भी थी। मीन्स साहित्य और धर्म, धार्मिक जानकारी, साहित्यिक जानकारी, उसके साथ कला का भी वहां था। कहते हैं ना कि पढ़ाई, खेल कूद, मनोरंजन सब कुछ आवश्यक है जीवन में। हम सिर्फ पढ़ाई 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 में ऐसे नहीं कर सकते अपने आप को, पढ़ाई का या किताबी कीड़ा नहीं बना सकते हैं, या सिर्फ हम मौज मस्ती करके अपने समय को बर्बाद भी नहीं कर सकते हैं। सबका तालमेल जब होता है तभी व्यक्ति का या बालक का संपूर्ण विकास होता है। तो उसमें ऐसा ही था। ठीक है। जिसने अपना प्रभाव नेपाल, देखिए कौन कौन से देशों तक, नेपाल, तिब्बत, हिंद एशिया, मध्य एशिया की कला पर डाला। नालंदा की कांचा कौन से कांस्य मूर्ति अत्यंत सुंदर और प्रभावपादक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इच्छा थी कि कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा पुनर्स्थापित हो। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। नालंदा इसका उज्जवल दृष्टांत है। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। मतलब इसकी चर्चा संपूर्ण विश्व में थी। पूरी दुनिया में नालंदा नालंदा, भारत भारत, इस तरह से गूंज गया था। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई है। गिरिब्रज या राजगृह नामक स्थान में थी। वर्तमान नालंदा उसी राजगृह के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर है। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक का है। कहते हैं बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रावारिकों का आम्रवन था और जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखलीपुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। उस समय यह राजगृह का उपग्राम या व्यावहारिक स्थान समझा जाता था, व्यवहारिक, जहां महावीर ने 14 वर्षावास व्यतीत किए। मतलब 14 वर्षों तक ये यहां पर रहे, कंटिन्यू 14 वर्ष। बहुत समय होता है, जैसे अभी आप 14 वर्ष के होंगे। ठीक। सूत्र कृतांत के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने धन धान्य, शैया, आसन, रथ, सुवर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया था। नालंदा एक ऐसा नाम है, कहीं भी आप सर्च करोगे ना तो देश विदेश कहीं भी आपको कोई भी कह सकता कि नालंदा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ऐसा, क्या सोच में परिवर्तन आया, क्या समय में परिवर्तन आया, क्या लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आया, और धीरे धीरे, जैसे आपको ये भी पता है ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, या मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश। आखिर कौन सी ऐसी सिचुएशंस आई या कौन सी ऐसी कंडीशंस आई जिनके चलते भारत अपना ही अस्तित्व खोने लगा। भारत का अस्तित्व इस ऊंचाई पर था कि लोग सिर उठाकर देखते थे। किस कारण से था? क्योंकि वहां के लोग, वहां का रहन सहन, संस्कृति इतनी अच्छी थी कि सब लोग उनको अपना आदर्श मानते थे।
लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ, मैंने अभी बताया ना कि हमारा सम्मान हमसे शुरू होता है। यदि हम अपने आप को 4 लोगों के सामने ये कहें, अरे भैया मुझे तो कुछ नहीं आता, सच में मैं तो, तुम लोग कितने अच्छे हो, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, बस वो आपको ऐसा ही समझेंगे और आप ऐसे नहीं भी होंगे ना तो भी आप ऐसे हो जाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, ये भावनाएं सर्वोपरि रखना है। कभी किसी से अपने आप को कम नहीं समझना है। बस इतना याद रखना है कि उपलब्धि प्राप्त करने के बाद सबसे ज्यादा भी नहीं समझना है। सबसे ज्यादा मतलब मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट का मतलब ये नहीं कि मुझसे ज्यादा कोई अच्छा है ही नहीं। मैंने कहा आई एम द बेस्ट, मैंने ये नहीं कहा कि आई एम ओनली द बेस्ट। आत्मविश्वास और घमंड में सिर्फ एक शब्द का है कि मैं कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास है। मैं ही कर सकता हूं, ये घमंड है। तो यहां पर कभी भी घमंड नहीं करना है, लेकिन खुद को कभी कमजोर या तुच्छ नहीं समझना है। यदि हमने अपनी ही नजरों में अपनी कीमत गिरा ली तो गिराने वाले तो लोग वैसे भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो यहां पर यही बताया है कि एक उनके शिष्य थे, उन्होंने सब कुछ धन धान्य, जबकि उनको नहीं चाहिए था, फिर भी उन्होंने सब कुछ समर्पित करके और उनका शिष्य बन गया भगवान बुद्ध का। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपुत की जन्मभूमि थी। उनका चैत्य अशोक के समय में भी वहां था। राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्तित किया। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध और अशोक दोनों से संबंधित है। जब भी आपसे पूछा जाए कि नालंदा कैसे, क्या था, तो आप कह सकते हैं सम्राट बुद्ध, सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध के नाम को, जब भी हम उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे ना, जैसे सम्राट अशोक के बारे में हम जानकारी चाहेंगे तो उनकी जानकारी के अंतर्गत नालंदा का नाम अवश्य आएगा। भगवान बुद्ध के बारे में हम जानकारी कहीं से भी कलेक्ट करेंगे, नालंदा का नाम अवश्य आएगा। मतलब जहां नालंदा का नाम वहां भगवान बुद्ध का नाम, सम्राट अशोक का नाम। किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। तारानाथ ने भी भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव, इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया है और यहां तक लिखा है कि आचार्य दिग्नाग ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया, जिनमें सुदुर्जय नाम के एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणीय थे। अग्रणीय में सबसे आगे थे। चौथी सदी, और ये कौन सी सदी है? 21वीं सदी। ठीक है, चौथी सदी में चीनी यात्री फायान नालंदा में आए। उन्होंने सारीपुत के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए। स्तूप ही है, और वो इतने मतलब मन में उनके में आस्था विश्वास जागा। किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय इसके कुछ समय बाद हुआ। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युवान चांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। युवान चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है, क्या लिखा है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा कि यहां अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। ना अल दा। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। ज्ञान का दान, मीराबाई का एक पद है ना, दिन दिन बढ़त सवायो, हाँ वो ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई, क्या नहीं होता खर्च? ज्ञान। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जो भी हमारे पास जानकारी है, जो भी ज्ञान है, उसको जितना चाहे हम बांट सकते हैं, लेकिन एक बात और हमें ध्यान रखना है कि कौन हमारे ज्ञान को मूल्य दे रहा है। अपनी बात को वहीं रखा जाना चाहिए जहां सुनने वाले हों। ठीक है, यदि कोई सुनने वाला नहीं होगा, हाँ कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति की कीमत हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि व्यक्ति का जैसा नजरिया होता है वो दूसरों को वैसे ही देखता है। आपने ये भी सुना होगा कि नजर का इलाज तो किया जा सकता है,
हाँ चश्मा लगाकर, लेकिन नजरिए का नहीं। तो यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं दुनिया में वैसी ही नजर आती है। अपने आप को हम बहुत अच्छे से निर्मित करेंगे, आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे और अधिक से अधिक समय अपने गुणों को निखारने में लगाएंगे, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जब कभी लगे कि खाली समय है, मत उठाओ मोबाइल सिर्फ गेम वेम खेलने के लिए, किताबें उठा लो, किताबों में जो ज्ञान दिया रहता है, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, तेज तेज पढ़ना सीखो ताकि आपकी रीडिंग स्किल डेवलप हो। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। अब देखिए, अभी मैंने आपसे कहा ना कि कोई व्यक्ति महान कैसे बन जाता है, मैं बताती हूं। ये मतलब इस तरह से कि जो सामान्य व्यक्ति रहते हैं वो व्यक्तियों की बातें करते हैं। कैसे? कोई दो व्यक्ति खड़े हैं, तीसरे के बारे में बात, अरे वो ऐसा तो वो वैसा तो वो वैसा, तीन खड़े चौथे के बारे में बात, चार खड़े पांचवे के बारे में। जो सामान्य व्यक्ति हैं वो व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जो थोड़े गुणी व्यक्ति हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? अवसरों के बारे में, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं, अवसर चाहिए उनको अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए। और जो महान लोग रहते हैं वो विचारों की बातें करते हैं। बस ये अंतर है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कोई सामान्य है, गुणी है या महान है। तो ये जो तीन बातें आपको बताई उनको ध्यान रखना, उस तरह से आप चुपचाप से किसी का भी जजमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर यही है कि किसी को लोग क्यों पूजते हैं या किसी के लिए अपना सर्वस्व क्यों न्यौछावर करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ तो बात है। यही उन्होंने कहा कि युवान चांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे और इन विहारों में, विहार मतलब जैसे मठ, मंदिर, स्थान जहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। कई शिष्य आते थे, भगवान बुद्ध उनको शिक्षित करते थे। और भगवान बुद्ध जी का, चलो मैं बता देती हूँ आपको कि भगवान बुद्ध का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था, ठीक है। एक राजसी परिवार में उनका जन्म हुआ था, राजा के घर में उनका जन्म हुआ। और राजा कैसे राजा? अरे भाई, राजा थे तो सारी सुख सुविधाएं उनको जन्म से ही प्राप्त हुई। यदि ऐसा धन दौलत गाड़ी पैसा बंगला सब कुछ मिल जाता ना, अरे ऐसे चलता है, ऐट कर लो, छोटे लोगों को देखता ही नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध भगवान कैसे हो गए वो सुनिए। जब इनका जन्म राजसी परिवार में हुआ तो राजा जो इनके पिता थे उनको पता था भारत की स्थिति दयनीय होती जा रही है, गरीबी भूखमरी भी फैल रही है। तो उन्होंने, इनके पिताश्री ने, राजा ने ये निश्चय किया कि मैं अपने बेटे को गरीबी का मुंह भी नहीं देखने दूंगा। तो क्या किया? इनका रहने का बंदोबस्त, बुद्ध की बात कर रही हूं मैं, भगवान बुद्ध की, रहने का बंदोबस्त करा। अच्छा बड़े बड़े से महल बनवा दिए, पहरेदार बिठा दिए और सारी सुख सुविधाएं सब कुछ उस महल के अंदर, कि कभी भी मेरा बेटा बाहर ना जाए, उस दरिद्रता के दर्शन ना करे, ठीक है। इतना ऐशो आराम। जब भगवान बुद्ध थोड़े से बड़े होने लगे, 12-14 वर्ष के हो गए, तो एक बार उन्होंने देखा कि क्या दुनिया इतनी ही है, क्या बाहर जाके देखूं क्या है। छुप छुपा कर वो बाहर गए, थोड़ा सा धीरे से उन्होंने बाहर कदम रखा और जब उन्होंने देखा कि कोई भूख के लिए बिलख रहा है, कोई तन ढकने के लिए कपड़ों के लिए रो रहा है, मतलब 2 जून की रोटी के लिए भी तरस रहा है, ये देखकर बहुत व्यथित हुए कि मैं अब तक जो दुनिया समझ रहा था कि अच्छा तो दुनिया इतनी अच्छी होती है, इस दुनिया से तो मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था। क्या सोचा होगा फिर उन्होंने? सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम। यदि सामान्य व्यक्ति होता, अरे बाप रे, चलो चलो लौट कर अपने ऐशो आराम के जीवन में, ये कहाँ, यहाँ नहीं रहना। लेकिन उन्होंने उसी समय अपने राजसी ठाट बाट सुख सुविधाओं को त्याग दिया। चले गए वो वहां से त्याग कर अपने घर बार परिवार को, और जाकर एकांत में वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो गए। वहां पर उन्होंने आत्म ज्ञान प्राप्त किया। कहते ना हमारा शरीर, कहते क्या सही है, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? धरती, आकाश,
वायु, जल, अग्नि। ये पंच तत्व हैं, इनसे मिलकर हमारा शरीर बना है। इसमें से एक का भी अभाव हमारे शरीर को चरमरा देता है। इसलिए तो कहते हैं जब सुबह उठते हैं तो धरती को नमन करो, 3 बार आकाश को धन्यवाद दो, उसने थामे रखा है। जल, वायु, अग्नि, सबको नमन करो, क्योंकि इसी से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। सौंदर्य प्रसाधन लगा लगा कर हम नहीं जी रहे हैं, पंच तत्वों की सहायता से हम जी रहे हैं। तो उन पंच तत्वों को थैंक यू कहें, दिल से आभार व्यक्त करें कि इतना प्यारा जीवन दिया, एक और नई सुबह के दर्शन कराए, इतना प्यारा स्वास्थ्य दिया, सुंदरता दी। सुंदरता ही कहेंगे, क्योंकि माता पिता से पूछिए उसकी संतान उसके लिए कितनी प्यारी होती है। किसी की भी सुंदरता का परिचय उसके गोरे, काले, मोटे, तुबले, कद काठी के आधार पर नहीं किया जाता, नजरिए से सुंदरता होती है। ठीक है, तो वो उसी समय अपने राजसी ठाट बाट को छोड़कर चले गए। आत्ममंथन करके उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और उन्होंने ये ठाना, ये निश्चय किया, ये संकल्प किया कि समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया। और उनके पीछे पीछे अनगिनत अनुयायी शामिल हो गए, क्योंकि उनके विचारों में वो शक्ति थी, उनके कर्म में वो ताकत थी कि उनके, ऐसा नहीं कि प्लीज 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 मेरे साथ चलो ना, ऐसा नहीं। वो बस बढ़ते गए और पता ही नहीं चला कब उनका काफिला हो गया। जैसे कहते हैं ना, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं, यही हुआ। तो भगवान बुद्ध के गुणों के कारण आज हम सब उनको पूजते हैं। बुद्धा कितने सारे आपने देखे होंगे, कहीं हर घर, ऑफिसेज में आपने देखा होगा भगवान बुद्ध की बड़ी सी स्केच लगा रहता है, मूर्ति, सबने देखा होगा। एक पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। बिल्कुल 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर भी थे। सरोवर मतलब समझते हैं, तालाब टाइप, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। सुनहरे और लाल कमल, कमल राष्ट्रीय फूल है, आप सबने देखा होगा, देखा है। चलो मैं थोड़ा सा बनाऊं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कमल का फूल। इस तरह से सुनहरे, और उस तालाब में, उस सरोवर में कमल के फूल रहा करते थे। ठीक है, कुछ इस तरह का कमल के फूल रहते हैं। तो यहाँ पर सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। आम्र कुंज, आम के वृक्ष रहते हैं, बगीचा रहते हैं। ठीक है, यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां भी थी। अलंकरण मतलब सजावट, सौंदर्य। यूं तो भारतवर्ष में अनेक संग्राम है, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है, इनक्रेडिबल है। चीनी यात्री इत्सिंग के समय इस विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। 300, याद रखना, इसमें कितने थे? 300 बड़े कमरे और 8 मंडप। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी निश्चित बना दिए गए थे। मतलब इतने अच्छे से सब कुछ था वहां। भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त नित्य प्रति के व्यय के लिए 100 गांव की आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। 100 गांव की इनकम। इत्सिंग के समय यह संख्या बढ़कर 200 गांव तक पहुंच गई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन तीनों राज्यों ने नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। वाह, बजा लीजिए तालियां अपने लिए, क्योंकि आप लोग बिहार राज्य के हैं। यहां लिखा है उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इन तीनों राज्यों ने नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भाग लिया। प्राउड ऑफ यू, सैल्यूट यू। बंगाल के महाराज धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई हैं। विदेश के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था, उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में भी मिला है। इससे ज्ञात होता है, ज्ञात मतलब इससे जानकारी मिलती है कि सुवर्णद्वीप सुमात्रा के शासक
शैलेंद्र सम्राट श्री बालपत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूध भेजकर यह प्रार्थना की। उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दे दिया। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गणों से आकृष्ट होकर यवदीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। जो भी शिष्य, जो भी अनुयायी भगवान बुद्ध के बनते गए, उनके मन में बस ये रहा कि ये लोभ, मोह, माया, ये भौतिक वस्तुएं हमारे अधिक काम की नहीं है, हमारा कर्म ही हमारे साथ जाएगा। तो वो बहुत कुछ दान में देते गए। उन 5 नवगांवों की आय, प्रज्ञा, पारमिता आदि का पूजन, चतुर्दश अर्थात अंतरराष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ के चीवर, भोजन, चिकित्सा, शयनायास आदि का व्यय, धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि और विहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। सब कुछ इसमें लिखा है। भोजन, चिकित्सा, चिकित्सा मतलब समझते हैं? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर संबंधी। सोने के लिए मतलब शयन कक्ष के लिए, धार्मिक ग्रंथ, सबके लिए इसका खर्च होता था। यह तो संयोग से बचा हुआ एक उदाहरण है जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है। लेकिन नालंदा महाविहारीय आर्य भिक्षु संघ की धाक समस्त एशिया भूखंड में थी। यह संघ की बहुत सी मिट्टी की मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई। नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया। उसे पढ़कर विद्यार्थी वन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते थे। सो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा इन बातों को ध्यान में रखना। मूल रूप में 5 विषयों की शिक्षा वहां अनिवार्य थी। शब्द विद्या या व्याकरण, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, रीजनिंग, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात, देखो व्याकरण, तर्कशास्त्र, बुद्धि की कसौटी पर बात को रख सके। चिकित्सा विद्या, जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरों को भी निरोग बना सके। तथा शिल्प विद्या, कला, जिसमें देखो व्याकरण की विद्या जिससे भाषा का ज्ञान, विद्या या तर्कशास्त्र जिससे बुद्धि की कसौटी प्रत्येक बात को परख सके। चिकित्सा विद्या सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके, दूसरों को भी निरोग बना सके। और शिल्प विद्या, ठीक है, एक शिल्प को सीखना वहां अनिवार्य था, जिसके द्वारा छात्रों में व्यवहारिक आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार, अब ये 4 हो गए, एक व्याकरण, एक तर्क मींस रीजनिंग, एक हो गई डॉक्टरी मेडिकेशन, दूसरा शिल्प कला आर्ट। इन चारों के अलावा अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म दर्शन का अध्ययन भी करते थे, इसलिए इनको 5 कहा है, ठीक है। और जिसको जैसे धर्म और दर्शन इसमें इंटरेस्ट रहता था तो वो भी करते थे। आचार्य शीलभद्र योग शास्त्र के उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। उनसे पहले धर्मपाल इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, श्रीमती, गुणमती आदि अन्य आचार्य युवान चांग के समकालीन थे। जिस समय युवान चांग अपने देश चीन लौटकर गए, उस समय भी अपने भारतीय मित्रों के साथ उनका वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। जब युवान चांग नालंदा से विदा होने लगे, तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं का मतलब होता है जैसे हिंदू धर्म में गुरुजी होते हैं, साधु होते हैं ना, वैसे बौद्ध धर्म में भिक्षु कहा जाता है। उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवान चांग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम ना हो, देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम ना हो सकना असंभव है। लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा, सुना और सीखा है उसे दूसरों के हितार्थ मीन्स हित अर्थ मतलब दूसरों की भलाई के लिए भी करूं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सकें जिस प्रकार मैं हूं। कृतज्ञ मतलब जो हमारे लिए अच्छा कार्य करते हैं उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, उसका अर्थ कृतज्ञ है, ठीक है। तो उन्होंने यह कहा कि जो भी मैंने सीखा मैं भी उसी उपदेश को, उन्हीं बातों को दूसरों तक भी पहुंचा सकूं, इसलिए मुझे यहां से जाना तो होगा।
इस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार तो बोधिसत्वों जैसे भरा हृदय भी तुम्हारी सदा शाखाओं का समर्थन करता है। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। सोचो आप, पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट त्सोंग छनगप्पो 630 ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोनमीन सम्मोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा कुलपति आचार्य शांति रक्षक तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य की तिब्बती में अनुवाद किया। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक साहित्य प्रदान किया और शनैः शनैः, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, शनैः शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे, वहां के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की। इन विद्वानों में आचार्य पद्म संभव 749 और दीप शंकर ज्ञान अतिश 980 के नाम उल्लेखनीय हैं। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसने अपना प्रभाव नेपाल, तिब्बत, इंदेशिया, मध्य एशिया कला पर भी डाला। नालंदा की कांस्य मूर्ति अत्यंत सुंदर और प्रभावपादक है। विद्वानों का अनुमान है कि कुर्की हार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियां नालंदा शैली से प्रभावित हैं। वस्तुतः नालंदा की सर्वांगीण उन्नति उस समन्वित साधना का एक फल है जो शिल्प विद्या, शब्द विद्या और धर्म दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में शामिल करने में संभव हुई। कौन कौन सी विद्या? देखिए, शिल्प विद्या, शब्द विद्या और धर्म दर्शन। ठीक है, तो यहां पर ना केवल किताबी ज्ञान बल्कि मौलिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, जो दैनिक जीवन है उससे संबंधित ज्ञान भी दिया जाता था। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल के इस प्रबंध से शिक्षा लें और कला, शिल्प, साहित्य, धर्म, दर्शन, ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में हम पुनः स्थापित करें। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो सुना होगा ना आपने, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। आने वाले समाज की जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर है, तो आप बहुत अच्छे से अपने ज्ञान प्राप्त करो, विद्या अर्जन करो। किसी भी तरह से आपको शिक्षा से संबंधित अब चिंता नहीं करना है। मैग्नेट ब्रेन्स है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है, करता रहेगा। साथ ही साथ आगे की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, जिसमें आप अपने आप को जिस भी फील्ड में ले जाना चाहते हैं, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जो भी जिस भी फील्ड में आपको जाना है, हर एक परीक्षा के लिए, हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए वीडियोस अवेलेबल हैं बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा, क्वालिटेटिव वीडियोस। बस आपको करना क्या है, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच ऑल।